हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास और एंड करते हैं अपना चैप्टर। परसेंटेज चैप्टर हम लोगों का चल रहा है और बहुत डिटेल में हम लोगों ने इसे पढ़ा। बहुत सारे टाइप किए, बहुत सारे सवाल किए। तो आज 8-10 सवाल बचे हुए हैं, कुछ लिमिटेड, और इनको करने के बाद में चैप्टर एंड करते हैं। देखो, कोई भी चैप्टर एंड नहीं होता है। दरअसल उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो मैक्सिमम जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम एंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि सर क्या एग्जैक्ट यही सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो फिर नहीं। बच्चे, एग्जामिनर है और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नया सवाल बनाने के लिए मुश्किल से 1 मिनट चाहिए होता है। तो एग्जामिनर नया सवाल बना सकता है, लेकिन उस नए सवाल में कॉन्सेप्ट आपका वही होगा जो आप क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको कुछ नया सवाल भी दिखे कहीं, तो ये मत घबराना कि सर ने ये टाइप नहीं कराया है। आप उसमें कोशिश करना, उसमें अपने कॉन्सेप्ट जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं डेफिनेटली उसमें जरूर लगेंगे। तो गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करें क्या अपनी क्लास को बच्चे? टाइम हो चुका है। और चैप्टर के हमारा जो टाइप चल रहा था, कुछ चुनावी माहौल चल रहा था। देखते हैं जरा क्या है सवाल में। बताओ भाई एक बार, सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से बच्चे। सवाल है, दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% ज्यादा प्राप्त किया। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले और कोई भी मत अमान्य नहीं था, यानी कि इनवैलिड नहीं था, तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सीधा सीधा इसका तो आप रेशियो बना लो। उसने कहा दो पार्टियों के बीच में चुनाव लड़ा गया। भाई मान लेते हैं एक पार्टी थी ए और दूसरी पार्टी थी बी, मान लेते हैं। उसने भी यही बोला है, पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% ज्यादा लिया। जो पार्टी ए है ना, उसने पार्टी बी से 16% ज्यादा प्राप्त किया है। यहां हमें कुल मत मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है? हमें पार्टी बी और पार्टी ए का रेशियो बनाना है कि उन्हें कितने कितने मत मिले हैं, है ना। आप देखो, उसने कहा कि पार्टी ए ने पार्टी बी से 16% ज्यादा प्राप्त किया है। तो अगर मैं पार्टी बी को मान लू 100, अगर ये तो हमने परसेंटेज में सीखा है ना भाई, शुरू में ही। अगर मैं पार्टी बी को मान लू 100, तो पार्टी ए को कितना मिलेगा? 16% ज्यादा। तो पार्टी ए को कितना मिलेगा बच्चे? 116, है ना भाई। मैंने पार्टी बी को 100 माना, उसने कहा पार्टी ए ने पार्टी बी से 16% ज्यादा प्राप्त किए हैं। मैंने बोला कि अगर पार्टी बी 100 है तो पार्टी ए 116 लेकर जाएगी भैया अंक। यस, ये अनुपात बना लो, बस हो गया सवाल। उसने कहा कि यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले हो, किसको? पार्टी बी को। अगर पार्टी बी को 25,200 मत मिले हो, तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई है? ये आप बता दो। पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई? गुरुजी, मत अभेद होते हैं, क्या बोल रहे हो? बताएंगे जल्दी से आंसर इसका कितना होगा? ठीक है भाई, तो यहां हम कह सकते हैं कि यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले हो, तो 100 यूनिट का मान कितना है? 25,200। ये पार्टी बी को मिले हैं। पार्टी बी को 25,200 मत मिले हो तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई? तो एक यूनिट का मान 252। ऐसे कर सकते हैं क्या? कितने मतों से हारी है? 16 से, तो 16 दूनी 32। क्या गड़बड़ हुई है? नो इनवैलिड वोट। ओके,
अगर हम इसे 100 मानकर करें, अगर हम इसे 100 मानकर करें कि मान लो कुल मत 100 है, ये मान लो कि कुल मत 100 है, ए और बी का अलग से अगर हम रेशियो बनाए, वहां तो हमने वैसे रेशियो बनाया, कुल मत 100 है, यानी कि ए और बी दोनों को मिलाकर 100 वोट मिले होंगे, ए और बी दोनों को मिलाकर 100 वोट मिले होंगे। सवाल कह रहा है कि पार्टी ए को पार्टी बी से 16% ज्यादा वोट मिले हैं, ए को बी से 16% ज्यादा वोट मिले हैं, यानी कि ये मैं कह सकता हूं ए को जो वोट मिले हैं वो बी का 116% है। बात तो तब भी वही बन रही है यहां पर, वो बी का 116% है। तो अगर मैं परसेंट हटाता हूं तो बटा 100 हो जाएगा, 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 1 2 अट्ठे 16, ये 4 से ही चला जाएगा, 4 दूनी 8, तिया 4 नाम 36, और 4 से जाएगा 25 बार, ये 25 इधर आ जाएगा, यानी कि 25A बराबर 29B, 25A बराबर 29B, इसको हटाना जरा थोड़ा सा, तो यहां से A और B का रेशियो कितना आ गया भाई, A के सामने 29 और B के सामने 25। अब सवाल कह रहा है कि B को 25,200 मत मिले हैं, तो 25 यूनिट का मान कितना है 25,200, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 25,200 बटे 25, तो 25 एकम 25 जीरो, और 25 अट्ठे 200, 1 यूनिट का। कहां दिक्कत हो रही है? सोलह परसेंट ज्यादा वोट, तो उसका 116% कर दिया ना हमने भाई, 16% ज्यादा है। ए सिक्योर्ड 16% ऑफ द टोटल वोट्स। ओके, अच्छा कुल मतों का 16%, कुल मतों का 16% है। हम जो कर रहे हैं बच्चे वो गड़बड़ क्या है, देखो हम अभी तक पता है क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे ए ने जो वोट लिए है ना वो बी से 16% ज्यादा है, इसीलिए बात नहीं बन रही थी, इसीलिए बात ज्यादा नहीं, इसलिए बात नहीं बन रही थी, लेकिन सवाल ने बोला है ए ने बी से कुल मतों का 16% ज्यादा, कुल मतों का 16% ज्यादा है, कुल मतों का, है ना। यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि अगर अगर कुल मत, अगर मैं कुल मत मान लू 100R, अगर मैं कुल मत 100R मान लू, तो सवाल ने बोला है ए ने बी से कुल मतों का 16% ज्यादा प्राप्त किया है, तो कुल मतों का 16% कितना हो जाएगा बच्चे, इसका अगर मैं 16% की बात करूं तो ये हो जाएगा सर 16R ही हो जाएगा, यानी कि ए ने बी से इतने वोट ज्यादा लिए हैं। अब ठीक है, ए ने बी से इतने वोट ज्यादा लिए हैं, यानी कि अगर मैं ए के वोट की बात करूंगा तो बी प्लस 16R, बी प्लस 16R, ठीक है। और ये जो कुल मत हैं ये ए और बी दोनों के मिलाकर हैं, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन हुआ, मानता हूं, ठीक है। मैंने माना कि कुल मत जो है वो 100R है, R का मतलब क्या है 100 का कोई मल्टीपल, 100 का कोई मल्टीपल, ठीक है। और सवाल ने बोला है कि ए ने बी से कुल मतों का 16% ज्यादा, कुल मत अगर 100 माना तो 16% यानी कि 16R, तो ए को जो वोट मिले हैं वो बी से 16R ज्यादा मिले हैं, 16R ज्यादा, बस ए बराबर बी प्लस इतना, और हम जानते हैं ए माइनस बी कितना हो जाएगा 16R। भाई a प्लस बी कितना है मेरे पास 100, और a माइनस बी कितना है 16, a और b की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हो कि भैया a कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी को जो दिया हुआ है 100R प्लस 16R, मैं दूसरे तरीके से भी आपको करा दूंगा, ठीक है। ये आ जाएगा 58R, और b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, आप a की वैल्यू यहां पर रख दो और उसे 100 में से घटा दो, तो b जो है वो 100R माइनस 58R, ये आ जाएगा 42R, कितना 42R।
तो ए और बी की आपको यहां वैल्यू मिल गई है। ठीक है भाई, आपसे बोला है कि जो बी को मिले हैं वो 25,200 हैं, तो 42 आर का मान कितना दिया हुआ है 25,200। एक यूनिट का मान या आर का मान कितना हो जाएगा 25,200 बटे 42। तो 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 0 0 और 2 छिक्के 12 यानी कि 600। और आपसे कह रहा है कि जो ए को वोट मिले हैं वो बी से कितने ज्यादा हैं, या फिर बी कितने मतों से चुनाव हार गया। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 16 आर की वैल्यू आपसे पूछी है। तो बच्चे 16 आर का मान कितना हो जाएगा 16 गुणा 600, यानी कि 9600 वोटों से ए हार गया है, सॉरी बी हार गया है। ऑप्शन नंबर ए। अब ये आप दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं कि दूसरे तरीके से आप इसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार दूसरे तरीके से भी इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। थोड़ा सा हमें मिस रीडिंग हुआ यहां से, हमने किया ए को बी से उतने ज्यादा, लेकिन उसने बोला कि ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% ज्यादा प्राप्त किया है। तो यहां चीजें थोड़ी सी बदली। तो मैं आपको एक और मेथड यहां एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या है कि मानकर चलो कि जो टोटल वोट है ना, मानकर चलो जो टोटल वोट ए और बी दोनों को मिलाकर मिले हैं वो 100 है। मैं आर का यूज करता ही नहीं हूं, मैं आर का जो यूज है मैं करता ही नहीं हूं। मैंने माना कि ए और बी दोनों को मिलाकर 100 वोट का जो पोलिंग है वो हुआ। अब उसने कहा कि ए ने बी से 16% ज्यादा वोट लिए हैं, ए ने बी से 16% ज्यादा वोट लिए हैं। तो भैया 100 अगर मैं टोटल वोट ले रहा हूं तो उसने कहा कुल मतों का 16% ज्यादा लिया है। तो इसका 16% कितना हो जाएगा, मैं आर को हटा ही रहा हूं, इसका 16% कितना 16। अब आप एक चीज देखो, दो लोग चुनाव लड़ते हैं, दोनों को मिलाकर 100 वोट टोटल होते हैं, और जो एक बंदा है ए उसे बी से 16 वोट ज्यादा मिलते हैं। तो इनके अलग अलग वोट आपको पता करने हैं, इनके अलग अलग वोट आपको पता करने हैं। बच्चे यहां से आप एक काम कर सकते हो, या तो हिट एंड ट्रायल लगा के देख लो कि भाई दोनों का योग 100 होना चाहिए, तो ए और बी अलग अलग क्या होगा, या तो आप ऐसा कर लो, या फिर एक चीज आप अलग से सीख लो कि अगर हमें ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी हो, ए प्लस बी मान लो हमें 10 दिया हो और a माइनस बी हमको क्या दे रखा हो 6, और अगर हमें a की अलग से वैल्यू पता करनी हो, मेरे पास a प्लस बी है, मेरे पास a माइनस बी है, मुझे अगर a की वैल्यू पता करनी है तो बच्चे मैं क्या करता हूं, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे a की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज 8। कितनी मिल जाती है 8। ओके, और अगर मुझे b की वैल्यू पता करनी है, ये प्लस माइनस वाले साइन वाले की वैल्यू पता करनी है, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 4/2 यानी कि 2। ये चीज भी हम हालांकि पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको यहां ये चीज एक्सप्लेन कर दी है, उसी को मैं यहां पर लगाने वाला हूं। टोटल वोट का मतलब क्या है बच्चे, a प्लस बी, और 16 वोट ज्यादा का मतलब क्या है कि अगर मैं ए के वोट में से बी का वोट माइनस कर दूं तो मुझे 16 वोट मिल जाएंगे। अगर मैं ए के वोट में से बी का वोट माइनस कर दूं तो मुझे 16 अंक मिलेगा, क्योंकि उसने बोला है ए ने बी से कुल मतों का 16% ज्यादा लिया है। तो ए के वोट में से बी का वोट घटा दूंगा तो 16 मिलेगा। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका 58, और b कितना हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटा दो, 100 माइनस 16 और डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा 84 डिवाइड बाई 2 यानी कि 42। ये आपका पिछले सवाल की तरह हो गया है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चे, इस सवाल पे अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में उसने पूछा है कि हमें जो आंसर मिलेगा ना वो लगभग मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, वो लगभग मिलेगा। तो देखो,
उसने कहा एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 72% मिला, वैध मतों का 72%। फिर कह रहा है कुल मतों में से 1.2% मत अवैध घोषित हो गए। ये सवाल आपका जीडी 2023 का आया हुआ सवाल है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कुल मतों में से 1.2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 3,32,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या बता दो कितनी होगी। ओके, ये है सवाल, करिए। चलो देखते हैं भाई। उसने बोला कि यदि मतदाताओं की जो कुल संख्या है ना, जो टोटल वोट है, वो कितनी है? मतदाताओं की कुल संख्या या टोटल मत या कुल वोट कितने हैं? 3,32,000। 3,32,000 जो है ना, ये टोटल वोट है, टोटल वोट। अब उसने कहा इस टोटल वोट में से भैया 1.2% अवैध घोषित कर दिए गए। इस टोटल वोट में से 1.2% इनवैलिड हो गए। अब ये अगर टोटल वोट हैं और इसका 1.2% अवैध हो गए, तो क्या मैं इसका 1.2% निकालकर इसमें से माइनस कर दूं? है ना? क्या मैं इसका 1.2% निकालूं? भैया जो अवैध मत है उनको हटाना पड़ेगा। तो जरा मुझे बताना अवैध मत कितने हो जाएंगे, इनवैलिड वोट कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 1.2% निकालना पड़ेगा। तो 1.2/100 गुणा 3,32,000। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आएगा और 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो। तो 12 दूनी 24 हासिल का 2, 12 तिया 36 और 2 38 हासिल का 3 और 12 तिया 36 और 3 39, यानी कि 3984 वोट तो अवैध घोषित हो गए। उसने बोला ना कुल मतों का इतना परसेंट, तो भैया इन अवैध मतों को हटाओ। तो वैध मत कितने बचे हैं, वैलिड वोट कितने बचे हैं? तो 3,32,000 और उसमें से 3984 माइनस कर दो। तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 11 में से 3 गए 8, 2 और 3। तो वैध मत हमको मिले हैं 32,08,016। ये वैलिड वोट है, वैध मत है। अब पहली लाइन पे आओ जरा। पहली लाइन में क्या बोला है कि एक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को वैध मतों का 72% मिला, वैध मतों का 72%। और लास्ट की लाइन में उसने पूछा है कि उम्मीदवार को वैध मतों का कितना वोट मिला है। यानी कि ऊपर की लाइन में तो उसने कह दिया कि वैध मतों का 72% मिला, और नीचे कह रहा है बताओ वो संख्या, वो नंबर कितना है जो उसे मिला। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो कुल मत दिए हुए थे 3,32,000, उसमें से 1.2% वोट हटाए, क्योंकि ये अवैध थे। तो 1.2% आया, इतना हटाया तो हमें वैध मत मिल गए इतने। बस इसका 72% निकाल दो, इसका 72% निकाल दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीदवार के पक्ष में कितने पड़े हैं? 72/100 और गुणा 32,08,016। ये आपका जवाब होगा। और डेसिमल वगैरह में आएगा, लेकिन उसने पूछा है कि हमें एक पूर्णांक तक आंसर बताना है, एक पूर्णांक तक। तो सवाल एक अच्छे लेवल का है बच्चे, आपके एग्जाम में जो पूछा गया है। तो आप कह सकते हो 4 से जाएगा 18 बार और 4 से जाएगा 25 बार। 18 की गुणा करना जरा इसमें भाई। 18 छिक्के 108 हासिल का 10, 18 एकम 18 और 10 28 का 8 हासिल का 2, 18 0 0 वो हासिल का यहां आ जाएगा, 18 अट्ठे 144 हासिल का 14, 18 दूनी 36 और 14 50 का 0 हासिल का 5, 18 तिया 54, 54 और 5 59। और डिवाइड बाई किससे करना है? ये 25 से। आप बताना कितना आएगा भाई। 25 दूनी 50 9, 25 तिया 75 15, 25 छिक्के 150 4, 25 एकम 25 15 और 2 17, 25 सत्ते 175 3 और 25 एकम 25।
यही हमारा आंसर हो जाएगा 23, 61, 71, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि उम्मीदवार के पक्ष में जो वोट पड़े हैं वो पड़े हैं 2,36,171। बस आसान क्वेश्चन था। ओके, आगे चले। ये एग्जैक्ट नहीं कटा, डेसिमल में जाएगा, लेकिन उसने पूछा है पूर्ण संख्या तक ही हमको लेना है। आगे चले। चलो, ये सवाल देखिए भाई जरा। इस सवाल को करेंगे जरा बच्चे, क्या होगा इसका जवाब। 3 उम्मीदवार ए बी सी के बीच में एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया, और जिन लोगों ने मतदान किया है ना, वो सारे के सारे वोट वैध थे, वैलिड थे। अब कह रहा है उम्मीदवार बी को ए से 50% कम वोट मिले, बी को ए से 50% कम वोट मिले, और बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक वोट मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। एसएससी जीडी 2023 का आया हुआ सवाल है, बताओ जल्दी से। ए बराबर बी प्लस 16 क्यों होगा, उस क्वेश्चन को मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चे। अभी आप जो चल रहा है उस पर फोकस करो, जो पहला था उसको लास्ट में एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बच्चा कह रहा है इतना फास्ट क्यों क्लास करवा रहे हो सर, कोई 13वीं क्लास चल रही है, आज लेट जुड़े हो क्या। परसेंटेज की 13th क्लास चल रही है, 15 दिन से परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं हम, फास्ट चल रहा है, क्या बात कर रहे हो। देखो, 3 उम्मीदवार एबीसी के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया, 80% ने मतदान किया, यानी कि 80% लोगों ने वोट डाला है। अब कह रहा है कि सभी मत वैध थे, जिन लोगों ने वोट डाला है ना वो सारे के सारे वैलिड थे। फिर कह रहा है उम्मीदवार बी को ए से 50% कम वोट मिले, और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों के संख्या के बीच अंतर 10,000 था, और कह रहा है बी को सी से 10% ज्यादा वोट मिले। आपको केवल 2 लाइन पे फोकस करना है, जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। यहां से आपको क्या करना है, ए बी सी का रेशियो बनाना है, कितने कितने वोट उनको मिले हैं। भाई उसने बोला है कि उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मिले, तो अगर मैं ए और बी का अनुपात बनाने जाऊं, परसेंटेज की पहली 2-3 क्लास जिन बच्चों ने नहीं की है, ये रेशियो बनाने में उनको 150% उनको 150% उनको प्रॉब्लम आने वाली है। तो बढ़िया है, आप पिछली क्लास जाके जरूर करना। उसने कहा बी को ए से 50% कम मिले, तो अगर मैं ए को 100 मान लूं, तो बी को कितने मिले हैं, 50% कम, यानी कि 50 मिले हैं। तो भाई रेशियो कितना बन गया, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो ये ए और बी का रेशियो हो गया। फिर उसने कहा बी को सी से 10% ज्यादा मिले हैं, बी को सी से 10% ज्यादा। अगर मैं सी को 100 मान लूं तो बी को कितना मिला होगा, 10% ज्यादा, यानी कि 110। तो यहां रेशियो कितना आएगा, 0 से 0 गया बच्चे, यहां रेशियो आ गया 11:10 का। और मुझे क्या करना है, ए बी सी का अनुपात बनाना है। कितना हो जाएगा भाई, ए और बी कितना है, 2 3, ये लाइन खाली छोड़ दो, नीचे आ जाओ, बी और सी कितना है, 11:10। ठीक है, तो ये बॉक्स खाली पड़ा, ये बॉक्स खाली पड़ा, बॉक्स के सामने 3 है, यहां चिपका दो, बॉक्स के सामने 11 है, यहां चिपका दो। गुणा करेंगे 11 दूनी 22, गुणा करेंगे 11 तिया 33, और गुणा करेंगे 10 तिया 30। ये हमें जो रेशियो मिला है ना, ये मिला है जो ए बी सी को वोट मिले हैं, ए बी सी को जो वोट मिले हैं उसका रेशियो।
उसका रेशियो। अब उसने बोला है कि जो बी और सी द्वारा हासिल किए गए मत है ना, उनके बीच अंतर 10,000 का है। बी और सी का डिफरेंस 10,000 है, यानी कि मैं अगर ये कहूं कि 33 और 30 इनका डिफरेंस 2-1, हाँ सॉरी 2-1, 2-1 और ये बॉक्स में भी 1, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 10 एकम 10। सुनो, उसने कहा जो बी और सी का डिफरेंस है वो 10,000 है, यानी कि मैं यहां कह सकता हूं बी और सी का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, और वो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10,000 के बराबर। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कुल वैध मत कितने हैं। आप सबसे पहले बच्चे ये बताओ, या कुल मतदान कितना है, ये आप मुझे बताओ, कुल मतदान हुआ कितना है। कुल मतदान का मतलब है कितने लोगों ने वोट डाला। अगर मैंने कहा बी और सी का डिफरेंस 1 यूनिट 10,000 के बराबर, और मैं आपसे कह रहा हूं कुल मतदान कितने का है, तो आप इन सभी के वोटों को जोड़ दो। आप इन सभी के वोट को जोड़ दो तो आप कहेंगे 22 और 11 33, 33 और 10 43। कितना, 33 और 10 43। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 12 और 11 33 और 33 और 10 43, यानी कि कुल मतदान हुआ है 43 यूनिट का। 1 यूनिट अगर 10,000 तो 43 यूनिट कितना हो जाएगा, 10,000 से गुणा कर देंगे, यानी कि 4 3 और 4 टाइम्स 0। ये तो कुल मतदान है। बच्चे जरा पहली लाइन पढ़ना, उसने कहा एबीसी के बीच जो चुनाव हुआ है ना, उसमें केवल 80% मतदान हुआ। केवल 80% मतदान हुआ है, केवल 80%। तो यहां से क्या मैं एक बात कह सकता हूं कि जो ये 4,30,000 आया है, ये 80% की वैल्यू होगी। कुल मत का 80%, क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुल मत का 80% 4,30,000 के बराबर होगा। कुल मत का 80%। भाई यहां जो हमने वोट निकाला है 4,30,000, ये तो हमने मतदान निकाला है, कितने लोगों ने वोट डाला, वो इन तीनों के वोट को जोड़ के आया 43 यूनिट, और 1 यूनिट 10,000 तो 43 यूनिट 4,30,000। इतने लोगों ने वोट डाला है। लेकिन सवाल ने कहा केवल 80% लोगों ने वोट डाला है, तो कुल मत का 80% बराबर इतना 100% कितना होगा, आपसे वही पूछा गया है। 100% कितना होगा बच्चे, 1% की वैल्यू कितनी है, 4,30,000 बटे 80, और हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, आप इसमें गुणा 100 कर दो, ये आपका जवाब आ जाएगा। और जल्दी से आप मुझे बता दो कितना बनेगा भाई। 4 से 0 से तो 0 उड़ा दो, 8 पंजे 40, 3 8 तिया 24, 6 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40, ये मिल जाएगा 5375, और ये लास्ट में 2 0, तो 5375 लास्ट में 2 0, हमारा जवाब आ गया, ये रहा 5,37,750 ने। इतने लोग थे जिनके आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे। ओके, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है। इसे करने के बाद में फिर मैं आपको एक और टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। भाई क्लास एंड होने जा रही है आपकी, तो इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो बनते हैं ना। देखो, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा था, मतदान के सभी वोट वैध थे, यानी कि जितने लोगों ने वोट डाला ना, वो सारा का सारा वैलिड वोट था, सारा का सारा वैध मत था, वैलिड वोट था। फिर कह रहा है अरशद को कुल वोट का 35% वोट मिला।
अरशद को 35% वोट मिला कुल वोट का। फिर कह रहा है चमन लाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले। ओके, फिर उसने कहा विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले, और कह रहा है मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या कितनी है। पढ़ो एक बार सवाल को, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं। आप खुद से एक बार पढ़िए इसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चमन लाल कौन? देखो भाई, 3 लोग हैं, एक है चमन लाल, एक है अरशद और एक है जगजीत सिंह। 3 लोग हैं, कौन कौन? एक चमन लाल, एक अरशद, एक जगजीत सिंह। मैंने 3 लोगों को यहां ले लिया। 3 लोग। एक कह रहा इतना लेवल नहीं आता, तो चाचा ये जीडी 2023 में कैसे आ गया फिर? ठीक है यार, तुम्हें जो लेवल पढ़ना है वो लेवल पढ़ो तुम। मेरा काम है आसान लेवल से अच्छे लेवल तक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो कराना। आपको जो लेवल आपके हिसाब से लगे कि यही लेवल मेरे एग्जाम में आएगा, आप उस लेवल तक पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, 3 लोग हैं, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह। ओके, उसने कहा अरशद को कुल वोट का 35% मिला। अरशद को कितना मिला भैया? अरशद को मिला 35%। अरशद को मिला 35% टोटल वोट का, तो अरशद का 35% मैंने यहां लिख दिया। फिर उसने बोला चमनलाल के बारे में कि चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिलते हैं। प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिलते हैं किसको? चमनलाल को। तो अगर मैं चमनलाल का परसेंटेज निकालने जाऊं, अगर मैं चमनलाल का परसेंटेज निकालने जाऊं तो भाई साहब चमनलाल को वोट कितने मिलते हैं? 14 वोट, और प्रत्येक 35 वोट में से, यानी कि हर 35 वोट की काउंटिंग अगर मैं करूं तो उस 35 वोट में से 14 वोट किसके हिस्से के होंगे? चमनलाल के हिस्से के होंगे। तो अगर मुझे चमनलाल का परसेंटेज निकालना है तो 14 वोट मिलते हैं और प्रत्येक 35 वोट में से, तो बटा 35 और गुणा 100, ये चमनलाल का परसेंटेज आ जाएगा कि कितने परसेंट चमनलाल को वोट मिलते हैं, कितने परसेंटेज। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि चमनलाल को प्रत्येक 35 में से 14 वोट, यानी कि जैसे कोई डब्बा रखा हुआ है, सभी का, तीनों लोगों का वोट उसमें पड़े हुए हैं, आप 35 वोट निकालो और 35 वोट में से आप तीनों की अगर वोट अलग अलग करोगे ना, हर 35 में से 14 चमनलाल की वोट मिलेंगे। तो अगर चमनलाल का परसेंटेज निकालना है तो चमनलाल को जो वोट मिले हैं 14 ऊपर, और कितने वोटों की काउंटिंग हो रही है हर बार? 35 वोट को एक बार निकाल के देखा जा रहा है, बटा 35 गुणा 100। तो मैं कह सकता हूं 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40, यानी कि चमनलाल का परसेंटेज कितना आ गया? चमनलाल का परसेंटेज आ गया 40। चमनलाल का परसेंटेज आ गया 40। अब टोटल परसेंटेज तो 100 होता है ना? चमनलाल 40 है, अरशद 35 है, तो जगजीत कितना होगा? 100% में से कितना माइनस करना है? 40 और 35 75। तो जगजीत के कितने परसेंट आ जाएंगे? 25। 75 कहां से आया सर? इन दोनों को जोड़कर, चमनलाल और अरशद को जोड़कर 75 आया, उसको 100 में से हटा दिया, तो जगजीत के 25% वोट हमको मिल गए। अब सवाल ने बोला कि जो विजेता है उसे सबसे कम वोट पाने वाले की तुलना में इतने वोट ज्यादा मिले हैं। भैया यहां जरा देखना, विजेता कौन है? जिसको सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला। सबसे कम वाला कौन है? ये रहा। कितने परसेंटेज का अंतर है? कितने परसेंटेज का सर? 15% का अंतर है। और सवाल ने बोला है कि भैया उसे तो 4950 वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन मैंने परसेंटेज में देखा ये तो 15% वोट ज्यादा मिले हैं। तो क्या 15% की वैल्यू 4950 नहीं हो जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4950 बटे 15, तो 15 तिया 45, 4 15 तिया 45 और 0। और हमें तो 100% की वोट निकालनी है ना? मतदान हुए सभी वोट, तो 330 गुणा 100, और आप कहेंगे सर 33,000। 33,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सवाल में
वास्तव में कुछ भी नहीं था। आप में से कुछ बच्चे थोड़ा सा घबराए हुए हैं बस, बाकी सवाल बहुत आसान है ये वाला। चलिए ये चीज खत्म करते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पे। और इस टाइप में बच्चे थोड़ा सा हम सीखते हैं ताजे फल और सूखे फल के बारे में। मैंने आपको चुनाव के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा कराए और कुछ सवाल अच्छे लेवल के भी कराए, क्योंकि भैया आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी शक है कि यार जीडी कांस्टेबल का ही तो एग्जाम है, इतना लेवल थोड़ी बनेगा उसमें, आप एक बार गूगल पे सर्च करना एसएससी जीडी 2023 प्रीवियस ईयर पेपर्स, वहां आप जाकर चुनाव वाले सवाल देख लेना। आपका जो वहम है वो दूर हो जाएगा कि अच्छे लेवल के सवाल भी बनते हैं एग्जाम में। अगर अभी टाइम है, अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो संभल जाओ और सीख लो चीजों को। अगर यही बात 1-1.5 महीने पहले एग्जाम से या 2.0 बैच में कोई करा रहा होता तो फिर लाजमी था आपका डर कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो 1 महीने बाद पेपर है और इतने हार्ड क्वेश्चन हम नहीं सीख पाएंगे या इस लेवल के क्वेश्चन हम नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर अब आप ये छोड़कर भागे कि यार ये लेवल हम नहीं सीखेंगे, तो फिर आप कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ये लिख लो। क्योंकि अभी आपके एग्जाम में कम से भी कम 7 से 8 महीना है, 7 महीना तो कम से कम है। और 7 महीने पहले अगर एक बच्चा पढ़ना भी शुरू कर रहा है ना, तो वो 100% टॉप कर जाएगा। उसके अंदर बस एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यार कुछ भी है मुझे तैयार करनी है चीजें। ओके, चलो पढ़ते हैं ताजे फल और सूखे फल के बारे में। ताजे फल और सूखे फल का कॉन्सेप्ट, ताजे फल और सूखे फल का कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिए। भाई एक बात आप मुझे बताओ, मैंने ना कोई यहां पर एक तरबूज लिया है, एक तरबूज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गर्मी चल रही है आजकल, तरबूज मार्केट में बड़ा चल रहा है, ठीक है। वाटरमेलन की बात करते हैं, वाटरमेलन, वाटरमेलन की बात करते हैं। कोई तरबूज है, आपने क्या किया, तरबूज को बीच में से कट कर दिया, तरबूज को बीच में से कट कर दिया। जो ये ताजा तरबूज था ना बच्चे, 3 किलो का था। ये ताजा तरबूज है, ये ताजा है, ताजा है। आपने बीच में से कट करके ना इसको सुखा दिया, ये कुछ इस टाइप का हो गया एक तरफ से, ऐसे आपने ना इसको सुखा दिया। अब आपने इसको 4-5-6 दिन धूप में रखे रखा, धूप में रखे रखा 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक आपने इसे धूप में रखे रखा। उसके बाद इसका जो वजन है ना वो 1 किलो बचा है, 1 किलो बचा है। क्यों, ऐसा क्यों? ये सूखा फल है, इसको आप सूखा फल कह सकते हो। सूखा फल कितना, 1 किलो का। क्या है इसका रीजन, आप लोग मुझे बताओ, क्यों इसका वजन 1 किलो बचा है? बताओ। एक ताजा फल था तरबूज, उसका जो वजन था वो 3 किलो था, वो सूख गया क्योंकि धूप में 8-10 दिन हमने उसको काट के रखे रखा, 1 किलो का वो बचा। ये 3 किलो से 1 किलो जो 2 किलो वजन कम हुआ है, जो 2 किलो वजन कम हुआ है, ये क्या कम हुआ है, 2 केजी कम वजन, इसका रीजन क्या है? यस, बिल्कुल सही जवाब। आप कह रहे हो कि सर जो ये तरबूज है ना ये किस किस चीज से मिलकर बना है? भैया ये तरबूज मिलकर बना होता है एक तो पानी, एक तो पानी और प्लस हिंदी में बोलते हैं गूदा और इंग्लिश में बोलते हैं पल्प। भैया वाटर और पल्प से मिलकर बना होता है ना। इसमें 2 चीज होती हैं, एक तो पानी और एक पल्प। वाटर और पल्प यानी कि 2 चीजों से मिलकर पल्प सॉलिड पार्ट जो होता है ना। अब जब भी आप इसे धूप में रखोगे तो एक केमिस्ट्री का प्रोसेस है कि वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा। वाष्पीकरण क्या होता है? पानी का उड़ जाना, है ना भाई। धूप में आपने देखा होगा जो तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, सूख जाते हैं। क्यों? गर्मी में क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि इनका जो पानी होता है ना, गर्मी जब ऊपर से पड़ती है, धूप की किरणें भाई साहब गजब लेवल की पड़ती है ना, तो पानी उड़ जाता है, सोख मतलब इवेपोरेट हो जाता है पानी, है ना। तो इसमें जितना भी पानी था
वो इवेपोरेट हो गया, वो ऊपर उड़ गया। जो बचा है 1 किलो, ये क्या, ये 3 किलो में क्या था, इसमें तो वाटर और पल्प दोनों थे, इसमें तो वाटर और पल्प दोनों थे। भैया जो 1 किलो बचा है, वाटर सारा का सारा उड़ गया है, यहां आपका 1 किलो केवल पल्प बचा है, केवल पल्प जो सॉलिड पार्ट है, वो कभी उड़ेगा थोड़ी, कितनी धूप पड़ जाए। आपने कभी अंगूर देखे हैं? सर कैसी बातें कर रहे हो, अंगूर क्यों नहीं देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। अंगूर जब सूख जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? यस, किशमिश बन जाते हैं। वो किशमिश देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि अंगूर के अंदर जो पानी था उसको सुखाया जाता है, पानी को ऐसे नीडल भर के खींचा नहीं जाता है, उसको धूप वगैरह में रख के उसको उसको सुखाया जाता है, पानी को। पानी उड़ जाता है तो उसका सॉलिड पार्ट बचता है केवल, वो किशमिश बन जाता है ना। तो ये बात यहां से हमको एक चीज क्लियर हुई कि जो भी फल होता है, अगर उसका वजन कम, सुनो मेरी बात को सामने देखकर सुनो सभी लोग, जो हमारा ताजा फल होता है उसका उसका अगर वजन कम हुआ तो वो पानी की वजह से कम होगा, पानी इवेपोरेट हो गया, उसका सॉलिड पार्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। जितना किलो उसका पल्प, जितना किलो उसका गूदा सॉलिड पार्ट पूरे ताजे फल में था, उतना ही वो सूखे फल में होगा, उतना ही वो सूखे फल में होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा भाई कोई ताजा फल है, मैंने कहा कोई ताजा फल है, ताजा फल है 10 किलो का, 10 किलो का कोई ताजा फल है, और इसमें इसमें जो पानी है ना 20% है, इसमें जो पानी है वो 20% है, और यही फल को सुखाया गया, यही फल को क्या किया गया, सनलाइट में रखा गया, सुखाया गया, तो ये सूख गया है। अब ये क्या बन गया है? सूखा फल। यही फल को सुखाया गया, ये बन गया सूखा फल। और ये फल कितने किलो का है वो हमको नहीं पता, लेकिन इस फल में अब जो पानी है वो 5% बचा है। अब जो पानी है इसमें वो 5% पानी बचा है। आपको बताना है सूखा फल कितने किलो का है, कितने किलो का सूखा फल बचा है। यह सवाल आपके पास अब आया। बताइए। सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें ना हाँ, एक सेकंड, मुझे उसको बनाने दो सवाल को। ठीक है, मैं सवाल ही देता हूं आपको, मैं एक, वहीं से बात बन जाएगी। नहीं सेल्समैन वाला नहीं, ये वाला सवाल देखो, यहीं से देखते हैं बात, है ना। क्यों ज्यादा दिमाग लगाएं जब सवाल मेरे पास है। एक बार देखो, इस सवाल से आपको मैं समझाता हूं कि ताजे फल में 72% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। ताजे फल में तो 72% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फल में कितना सूखा फल निकाला जा सकता है? बच्चे एक बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी, हाँ 8.5 kg, ठीक है। एक बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी कि जो सॉलिड पार्ट होता है, जो गूदा होता है, वो ताजे फल में भी उतना ही होता है और सूखे फल में भी उसकी मात्रा उतनी ही होती है। अगर पूरे फल का वजन कम हुआ है तो वो किसकी वजह से हुआ है? पानी के उड़ने की वजह से। पानी उड़ गया है ना। ताजे फल में सॉलिड पार्ट, तो कभी भी ताजे फल और सूखे फल का सवाल बने ना, आपने क्या करना है? आपने ताजे फल का पल्प, ताजे फल में जो गूदा है, जो पल्प है, उसको बराबर करना है सूखे फल के पल्प के बराबर, सूखे फल के पल्प के बराबर।
ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि जो ताजे फल में पल्प होगा वो सूखे फल में पल्प के बराबर होगा हमेशा, वो वजन में कभी चेंज नहीं होगा। बस इस तरह के सवालों में ये बात याद रखो। मैं कह रहा हूं सवाल एक लाइन में खत्म है। आपको पानी के परसेंटेज से मतलब ही नहीं है, आपको पल्प का परसेंटेज देखना है। आप देखो ताजे फल में कितना पानी है, ताजे फल में 72% पानी है, तो इसमें पल्प कितना होगा, गूदा कितना होगा। 100% में से 72% हटा दो, सर इसमें 28% पल्प होगा, 28%। फिर उसने कहा सूखे फल में 20% पानी है। अगर सूखे फल में 20% पानी बचा है तो इस सूखे फल में पल्प कितना होगा, सर 80% पल्प होगा। उसने कहा 100 किलोग्राम ताजा फल है। भाई ताजा फल कितना है, 100 किलोग्राम, 100 केजी ताजा फल है। आप मुझे बताना जरा इसमें पल्प कितना है ताजे फल में। अगर 72% पानी है तो भैया 100 में से आप 72 घटाओगे, सर 28% इसमें गूदा होगा, पल्प होगा। क्या होगा, 28%। तो इसका 28% कर दो, 28%। अब सूखे फल पे आ जाओ। सूखे फल कितना किलो है हमें नहीं पता, मैंने मान लिया कि सूखा फल जो है ना वो 1 किलोग्राम है, इसी की ही वैल्यू हमें निकालनी है, गुणा। और सूखे फल में गूदा पल्प कितना है, आप देखो सूखे फल में 20% पानी है। भाई सूखे फल में 20% पानी है तो 100 में से 20 घटा दो, आप कहेंगे सर इसमें 80% पल्प यानी कि गूदा होगा सूखे फल में। तो सूखा फल 1 किलोग्राम का और उसमें 80% पल्प यानी कि गूदा है। आप दोनों को बराबर कर दो, ए का मान आ जाएगा और यही आपका जवाब होगा। पानी का परसेंटेज से आपको 100 में से घटाकर गूदा का पल्प परसेंटेज निकालना है। गूदा होता है जो सॉलिड पार्ट होता है किसी भी फल में, सॉलिड पार्ट जिसे आप चबा चबा के खाते हो उसको बोलते हैं पल्प। ठीक है, उसको आपने बराबर करना है। बच्चे परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 4 से जाएगा 4 सत्तू 28 और 7 पंजे 35। तो यहां से हमें सूखा फल कितने किलो मिल गया, 35 किलो। ऑप्शन नंबर 4 यही मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा हमारा अगला अगला क्वेश्चन। बताओ इसमें क्या आंसर होगा इसका। कह रहा ताजे फल में 68% पानी है, ताजे फल में, और सूखे मेवे में 20% पानी है। सूखा मेवा मतलब सूखा फल। कह रहा 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल निकाला जा सकता है। ताजा फल कितना है, 100 किलोग्राम, यहां लिख दो। बच्चे उस ताजे फल में अगर 68% पानी है तो 100 में से अगर मैं 68 माइनस कर दूं तो मुझे पता चलेगा सर 32% इसमें पल्प होगा, 32%। तो इसका 32% से गुणा कर दो। बात आई सूखे फल पे, तो सूखा फल है 1 किलोग्राम का, सूखा फल है 1 किलोग्राम का, और उसमें अगर 20% पानी है तो 100 में से 20 घटा दो, सॉलिड पार्ट कितना होगा, 80%। और दोनों को आपने बराबर करना है। तो ये जाएगा आपका परसेंटेज से परसेंटेज गया, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, और 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार, और 20 दूनी 40। यानी कि हमें जो सूखा फल मिला वो 40 केजी का मिला है। ऑप्शन नंबर डी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और सवाल करा देता हूं। ये सवाल करिए भाई जरा। बताओ जल्दी से बच्चे, इस सवाल का जवाब क्या होगा। भाई सवाल है ताजे तरबूज में 90% पानी है, ताजे तरबूज में 90% पानी है, जबकि सूखे तरबूज में 20% पानी है। अब कह रहा है ताजा तरबूज अगर 20 किलो का है तो बताओ सूखा तरबूज का वजन क्या होगा।
मैंने कहा ताजे तरबूज का जो सॉलिड पार्ट है सूखे तरबूज के सॉलिड पार्ट के बराबर कर दो, सवाल कंप्लीट। ताजा तरबूज कितना है 20 किलो का, और उसमें अगर 90% पानी है, उसमें अगर 90% पानी है तो उसमें सॉलिड पार्ट कितना होगा? सॉलिड पार्ट आप कहेंगे सर 100 में से घटा दो, 10% उसमें सॉलिड पार्ट होगा। सूखे फल की मात्रा हमें नहीं पता कितनी है, मैंने मान लिया 1 किलो का है वो, और उसमें अगर 20% पानी है तो उसमें सॉलिड पार्ट कितना होगा? 100 में से 20 घटा दो सर, उसमें 80% सॉलिड पार्ट होगा। 100 में से घटा दिया मैंने, दोनों को बराबर कर दिया, मुझे पता चल जाएगा कि जो सूखा तरबूज है वो कितने किलो का है, ये हमको पता चल जाएगा। भैया परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 20 एकम 20 और 20 चौके 80, ठीक है। ये 4 नीचे आ जाएगा तो a बराबर कितना होगा? ये 10 बचा है और ये 4 इसके नीचे आ गया, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5/2 का मतलब है 2.5 kg। तो जो आपका सूखा फल आया है वो 2.5 किलो का आया है, ऑप्शन नंबर सी। हो गया, कोई दिक्कत है? नहीं है। ये क्वेश्चन और कर दो तो फिर जल्दी से पूरा टाइप खत्म हो गया। फिर सवाल है ताजे अंगूर में 80% जल है, ओके, जबकि सूखे अंगूर में 10% जल है। सूखा अंगूर यानी कि वो किशमिश बन जाता है। कह रहा सूखे अंगूर के वजन 250 किलोग्राम हो तब, सॉरी हो जब ये ताजा था, यानी कि 250 किलोग्राम है जब ये अंगूर ताजा था, तो आपको बताओ इनका वजन कितना रहा होगा सूखने के बाद? सूखने के बाद इनका वजन कितना रहा होगा? भाई ताजा अंगूर कितने किलो का है? 250 किलो का। ताजा अंगूर कितने किलो का है? आप कहेंगे सर 250 किलो का, ठीक है। और उसमें अगर 80% जल है तो सॉलिड पार्ट कितना होगा? सर 20% होगा। सॉलिड पार्ट कितना होगा भाई? 20% होगा, 20% होगा, है ना। इस ताजे फल का 20% सॉलिड पार्ट होगा। सूखा फल कितने किलो का है हमें नहीं पता, मैंने 1 किलो का मान लिया। और उस सूखे अंगूर में अगर 10% पानी है तो उसमें सॉलिड पार्ट कितना परसेंट होगा? आप कहेंगे 100 में से 10 घटा दो सर, 90% जो होगा ये सॉलिड पार्ट ही होगा। अच्छा, ये सूखे अंगूर का वजन दे रखा है, सॉरी, हाँ ये सूखे अंगूर का वजन दे रखा है हमको, ताजे का हमको पता करना है। ये 250 किलोग्राम सूखे का वजन दे रखा है, ताजे का पता करना है। उसने बोला ना यदि सूखे अंगूरों के वजन 250 किलोग्राम हो, 250 किलोग्राम अगर है तो जब ये ताजा थे तब इनका वजन कितना रहा होगा? यस, उसने बोला है कि अगर सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम हो तो जब ये ताजा थे तब इनका वजन कितना रहा होगा? ताजे अंगूर का वजन आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप इसे यहां से सॉल्व करेंगे। भाई परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, 2 से जाएगा 45 बार, भाई 45 दूनी 90, तो ए का मान कितना आ गया? 25 गुणा 45, तो 25 पंजे 125, हासिल का 12, 25 चौके 100 और 12 होता है 112। तो हमें ताजा फल कितना मिल गया? ताजा फल मिल गया 1125 केजी का। चलो ठीक है, तो ताजा फल और सूखा फल में एक कॉन्सेप्ट आपको पता चला कि जो भी आपका सॉलिड पार्ट है, गूदा, पल्प, ताजा फल में कितना परसेंट है और सूखे फल में कितना परसेंट है, दोनों को बराबर कर दो। ओके बच्चे, कल सैटरडे है, आपकी अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे में होगी। सैटरडे मुझे एक यूपीएसआई बैच में स्पेशल क्लास लेनी है ग्राफ की, इस वजह से
कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, अब आपकी क्लास मंडे में डायरेक्ट हम करेंगे। 2 दिन हैं आपके पास, इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना। बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।